प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा था आपने। थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ हीट है ना। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वहां पे हीट में क्या चेंज हो रहा है, तो उसकी स्टडी कहाँ करते हैं अपन? थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ हीट इन ए केमिकल रिएक्शन नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो देखा था अपन ने कुछ जनरल डेफिनेशन आई थी, जैसे अपने पास फर्स्ट आ गया सिस्टम क्या होता है। तो अपन ने कहा सिस्टम वो होगा यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सेकंड अपने पास क्या आया था? सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये आपके पास क्या होगा? यूनिवर्स होगा। लाइक देख लीजिए कि आपके पास कोई बीकर है, उस बीकर में कोई सब्सटेंस है, और आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे एनर्जी में क्या होगा? हीट में क्या होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे ये क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, वैसे वैसे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मीन्स पहले ही अगर लिक्विड स्टेट में है सब्सटेंस, तो आपके पास कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसेस स्टेट में। और अगर ये आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इस बीकर में जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हो। तो मीन्स ये अपने पास क्या होगा? सिस्टम। और इसके अलावा जो भी पोर्शन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग, है ना। ये बीकर है, अपन चेंज किस में देख रहे हैं? अपन चेंज देख रहे हैं इस बीकर में। इस बीकर में जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज देख रहे हैं। तो आपके पास जो ये है वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी पोर्शन है अपने पास पूरे यूनिवर्स में वो क्या होगा? सराउंडिंग। और दोनों को जो सेपरेट करेगा, दोनों को जो अलग अलग करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री। उसको अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो तीन डेफिनेशन आती है, दैट सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या हो गया? इसको सेलेक्ट करते हैं थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए, तो वो आपके पास क्या होगा? सिस्टम होगा। सराउंडिंग क्या होगा? यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा जो भी पोर्शन है उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग। और दोनों को जो अलग अलग करता है, दोनों को जो सेपरेट करता है, उसको अपन क्या कहेंगे? बाउंड्री, है ना। तो ये आपके पास क्या होगा? सिस्टम। कैसे हुआ? मैंने कहा आप इसको हीट करो, हीट करोगे तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसकी स्टेट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे जो भी सब्सटेंस है उसकी स्टेट में जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये आपके पास क्या होगा? सिस्टम होगा। और इसके अलावा जो भी पोर्शन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? सराउंड। तो फर्स्ट कल डेफिनेशन देखी थी अपने पास, क्या आया था? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और लास्ट अपने पास था बाउंड्री। फिर अपन देख रहे थे कि टाइप ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। देखिएगा सिस्टम जो है अपने पास टोटल 3 टाइप। कौन कौन सा? फर्स्ट अपने पास होता है ओपन सिस्टम, सेकंड आता है क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और अपने पास थर्ड वन क्या रहता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? कि एक ऐसा सिस्टम जिससे जो हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग से। हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता है उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं? ओपन सिस्टम। जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे कोई लिक्विड प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे आप हीट करोगे तो क्या होगा? ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा आपके पास जो मैटर है वो कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो ये हीट को भी एक्सचेंज कर रहा है, ये टेम्परेचर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ। तो इस टाइप के सिस्टम को आप कौन सा सिस्टम कहते हो? ओपन सिस्टम कहते हैं। सेकंड अपने पास आ गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? कि जैसे आप
वही लिक्विड है अपने पास, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास वाटर प्रेजेंट है, ये आपके पास इसमें वाटर प्रेजेंट है, बट इसको आपने ऊपर से क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो क्या होगा, जैसे आप इसको हीट दे रहे हो, हीट देंगे तो क्या होगा कि सराउंडिंग के साथ हीट का तो एक्सचेंज करेगा, बट जो ये वाटर अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा था वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और कंडेंस होके वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो है वो क्या नहीं कर रहा, वो हीट का तो ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग के साथ, बट मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो वो सिस्टम जो हीट को एक्सचेंज करे, मैटर को एक्सचेंज ना करे सराउंडिंग के साथ, उस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो ओपन में क्या रहेगा, हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज में क्या रहता है, हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। थर्ड वन इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया कि जैसे ये आपके पास सिस्टम, आपके पास कोई भी सिस्टम है, कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड प्रेजेंट है। अब ना तो यहाँ पे हीट का और ना ही यहाँ पे मैटर का, दोनों का ही अगर एक्सचेंज नहीं होता, नाइदर हीट नॉर मैटर, दोनों का ही सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, तो उस टाइप के सिस्टम को अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम कितने टाइप के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, क्लोज में ओनली हीट का होगा, और आइसोलेटेड में ना तो हीट का होगा और ना ही किसका होगा आपके पास, मैटर का। तो उस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ना एक बार कल का रिवीजन ले रहे हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस से कल पहले एक बात करवाई थी, कौन सी, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। उसके बाद बात करेंगे किसका, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करें तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन amount of substance present in system, कि सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस का, उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसको कौन सी प्रॉपर्टीज कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। है ना। तो प्रॉपर्टीज देखें सिस्टम की, दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, की आपके पास जो सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। और सेकंड अपने पास कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके पास जो सब्सटेंस है उसकी नेचर क्या है। तो कल अपन बात कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन सी आती है, आपके पास मास आ जाता है, आपके पास वॉल्यूम आ जाता है ना, और आपके पास कौन आ जाता है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है, आपके पास एंथैल्पी आ जाती है, एंट्रोपी आ जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, या अपन और बात करें तो सरफेस टेंशन आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, आपके पास पीएच आ गई। तो ये किस पर डिपेंड करती है, आपके पास नेचर पे डिपेंड करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कि सिस्टम में आपके पास अमाउंट कितना है सब्सटेंस का। उसके बाद अपन देख रहे थे कि फंक्शन के बारे में देख रहे थे, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट इज आपके पास क्या आता है, स्टेट फंक्शन, एंड सेकंड अपने पास कौन सा फंक्शन आता है, पाथ फंक्शन।
स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो कौन सा होती है? स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करती है, कि सर पाथ पे मतलब कि कोई भी आपके पास, जैसे सिस्टम में अगर आपने स्टेट चेंज करी है तो वो किस कौन से पाथ से कंप्लीट हुआ है प्रोसेस, तो उसको अपन कौन सा फंक्शन कहते हैं? पाथ फंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट अपने पास आता है स्टेट फंक्शन, जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे। कौन कौन से होते हैं आपके पास? जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई, जैसे अपने पास एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में आपके पास कौन आ जाता है? पाथ फंक्शन में हीट आ जाता है, आपके पास वर्क आ जाता है। ये कौन से फंक्शन होते हैं? पाथ। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल स्टेट पे, और डिपेंड करता है पाथ पे। हीट और वर्क जो है वो आपके पास पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन टेम्परेचर, वॉल्यूम, आपके पास इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी, इन सब के आगे डेल्टा आ सकता है। स्टेट फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा एस मीन्स क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा टी मीन्स क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा एच मीन्स क्या हो गया आपके पास? चेंज इन एंथैल्पी। तो ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस है, कि सर होता क्या है प्रोसेस। जब भी कोई सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो अगर एक स्टेट से, वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। लाइक कि कोई भी आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैस का। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस आपके पास, तो वो कौन से प्रोसेस से होता है? उस सारी प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। कि जैसे अपने पास आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ? कि जैसे अपने पास क्या है, यहाँ पे कोई लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस। तो जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम आपके पास जो डेल्टा टी है वो कितना होगा? 0। मीन्स फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सर लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? आप टेम्परेचर नहीं दोगे तो कैसे कन्वर्ट होता है? ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा मीन्स ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर गैस से वापस लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हीट क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। हीट इवॉल्व करेगा तो रिएक्शन आपके पास कौन सी हो जाएगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो तो उसको अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं? उसे अपन आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो उसे अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या रहता है? 0, है ना। हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इवॉल्व करता है तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड आता है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? कि जो हीट है वो 0 रहती, क्यू जो है वो 0 रहता है, बट यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 0 नहीं होता। डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, क्यू आपके पास क्या रहता है? 0 रहता। थर्ड अपने पास प्रोसेस आती है आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या रहता है? P1 और P2 यानी कि फाइनल और इनिशियल प्रेशर सेम रहता है, मीन्स डेल्टा P आपके पास 0। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी अगर आपके पास प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ अपने पास आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट होती है, मीन्स फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास एक दूसरे के इक्वल हो। डेल्टा वी क्या होगा आपके पास? V2 - V1। डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 0।
तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिफ्थ आता है अपने पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस डिफरेंट स्टेट के बाद अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है तो उसको अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, गैस से वापस सॉलिड में आ गया। तो जैसे सॉलिड से ही आपने स्टार्ट करा था, लास्ट में वापस कहाँ आ गया, आपके पास सॉलिड में ही आ गया। तो उस टाइप के प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें दो टाइप की और प्रोसेस आती है। एक अपने पास आती है रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक अपने पास आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स क्या हो गया, देखिएगा कि आपने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में उसमें वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया। इसमें अपने पास गैस प्रेजेंट है कंटेनर में। गैसेस का जो अंदर से प्रेशर लग रहा है उसको अपन इंटरनल प्रेशर कह देते हैं, पी इंटरनल। और बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास कौन सा होगा, पी एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर गैसेस लगाएगी, गैसेस का अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कि अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रोसेस प्रेशर से, तो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंशन हो। अगर इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, बाहर से प्रेशर लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास कंप्रेशन हो जाएगा। अगर आपके पास दोनों ही इक्वल रहते हैं एक दूसरे की, तो वो कहाँ रहेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग है कि अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर है या आपके पास वो इंटरनल प्रेशर है, आपने उसमें थोड़ा सा चेंज करा। इंटरनल प्रेशर में आपने थोड़ा सा चेंज करा, थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज करा। इंक्रीज करते ही जो ये है, मान लीजिए कि आपके पास पहले जो गैसेस हैं वो एल लेंथ तक थी, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करोगे ये आपके पास डीएल लेंथ से क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। कि जैसे ही इंटरनल प्रेशर आपने इंक्रीज करा, पहले पी था, अब आपने इसमें क्या कर दिया, डीपी ऐड कर दिया। डीपी ऐड कर दिया तो थोड़ा सा जो ये इतनी लेंथ कवर कर रहा था पहले, अब क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ डीएल लेंथ से इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क हो रहा है। बट अगर आप स्मॉल चेंज को हटा लेते हो, तो स्मॉल चेंज को हटाने के बाद जो आपके पास सिस्टम है वो वापस पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे इस डीपी को अगर आप हटा लेते हो, जो बाहर अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है उसको रिमूव कर देते हैं, तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल वापस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मतलब जो सिस्टम है वो वापस पहले जैसी कंडीशन में आपके पास वापस आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहेंगे अपन, रिवर्सिबल प्रोसेस। कि अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं हो, तो स्मॉल चेंज के बाद आपके पास क्या होगा, सिस्टम वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा कि जब आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो क्या होगा कि स्मॉल चेंज करने पर वापस जो सिस्टम है वो वापस पहले जैसी कंडीशन में, यानी कि इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा। तो उस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं।
तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस थी और वो आपके पास कौन सी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल रहता है, तो वापस आपके पास जो सिस्टम है पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस क्या रहता है, बहुत ज्यादा, तो सिस्टम पहले वाली कंडीशन में नहीं आता, तो इसके कारण से इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और साथ में एक बात और इम्पोर्टेंट, जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये आपके पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस कंप्लीट थी। उसके अलावा जो कल की क्लास में अपन ने देखा था, एक तो अपन ने एंथैल्पी देखी थी, दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। और डेल्टा ई क्या होता है अपने पास, ये कल मैंने बताया था, ये इंटरनल एनर्जी होती है। डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस आपके पास क्या होते हैं, मोल्स ऑफ गैस होते हैं। डेल्टा एच क्या होता है अपने पास, चेंज इन एंथैल्पी होती है ना। और मैंने आपको साथ में एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी कि आज की क्लास में अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे आते हैं एंथैल्पी पे क्वेश्चन। तो देखिएगा फर्स्ट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई के इक्वल होगी। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको बताना है किसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ए की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट आपके पास आएगा इज नॉट इक्वल टू, कर लीजिए डेल्टा एच इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई। फर्स्ट आ गया आपके पास H2 प्लस I2 से किसका फॉर्मेशन हो गया, 2HI का। सेकंड आ गया आपके पास HCl प्लस NaOH, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, NaCl प्लस H2O का। थर्ड आपके पास आ गया C प्लस हाफ O2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और फोर्थ आ गया अपने पास N2 प्लस 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, 2NH3 का। और आपको ये बताना था किसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई के इक्वल नहीं होगी, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई के इक्वल नहीं। कैसे करते हैं ना कि अपने पास फॉर्मूला क्या है डेल्टा एच का, दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। और आपको पूछा है किसके लिए इक्वल नहीं होगी, है ना। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे तो सारे आपके पास क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अपने को तो डेल्टा एनजीआरटी बताना था, है ना। तो देखिए कब होगी डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू इक्वल। डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू कब इक्वल होती है, जब आपके पास डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाए, 0। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ गई तो आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ये अगर 0 आ जाता है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, आपके पास डेल्टा ई के इक्वल होगा। अब देख लीजिए कि आपको क्या बताना है, नॉट इक्वल टू डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है H2 प्लस I2 2HI, ये आपके पास गैस है, ये आपके पास गैस है, ये आपके पास गैस। प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए आपके पास 2, रिएक्टेंट के कितने मोल हो गए आपके पास 2, 2 माइनस 2 करोगे आपके पास क्या रहता है, 0। अगर डेल्टा एनजी किसी को पता नहीं हो तो बता देता हूं कि डेल्टा एनजी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में होने चाहिए। ऐसे ही गैसेस स्टेट में तो 2 मोल इसके हो गए, -2 कर दिया तो 0। यानी कि इसके लिए क्या रहेगा कि सर इसके लिए तो डेल्टा एच और डेल्टा ई एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज डेल्टा एन भी आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन लिक्विड स्टेट में है सारे। थर्ड ऑप्शन की बात करें
तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास कार्बन सॉलिड स्टेट में है, हाफ O2 और CO। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 1 मोल इसका, हाफ मोल इसका, तो इसके लिए जो डेल्टा Ng आएगा वो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। डेल्टा Ng आपके पास माइनस का हाफ है, प्लस का हाफ आ जाएगा। तो इसके लिए जो है डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। N2 प्लस 3H2 2NH3, प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए 2, रिएक्टेंट के कितने मोल हो गए 4। डेल्टा Ng आपके पास कितना आ रहा है कि सर डेल्टा Ng जो आ रहा है -2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट के मोल करोगे 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल करोगे 2 तो कितना आएगा आपके पास -2। तो इसका भी डेल्टा Ng 0 नहीं है, मींस इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H। तो ऑप्शन जो थर्ड और फोर्थ है उन दोनों के लिए डेल्टा H और डेल्टा G एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उसमें दोनों के लिए, थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, और डेल्टा Ng की वैल्यू अगर 0 नहीं आएगी तो डेल्टा H और डेल्टा I इक्वल नहीं होंगे। अगर 0 आती है तो डेल्टा H और डेल्टा I क्या हो जाते हैं आपके पास, इक्वल हो जाते हैं। ओके, एक और कर लेता है। आपके पास एक रिएक्शन है, ए से फॉर्मेशन, सॉरी ए और 3B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके 3C प्लस 3D का फॉर्मेशन करेंगे, 3C और 3D का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए गिवन है डेल्टा I, वो गिवन है 17 किलो कैलोरी, ठीक है ना। इसके लिए गिवन है आपके पास R की वैल्यू कितनी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है 2 कैलोरी, और टेम्परेचर गिवन है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा H। A प्लस 3B, इससे फॉर्मेशन हो रहा है 3C प्लस 3D का, डेल्टा E गिवन है 17 किलो कैलोरी, R गिवन है 2 कैलोरी, T गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा H बताना है। तो पहले तो ये देखो आपके पास यूनिट तो सेम ही नहीं है ना। डेल्टा E गिवन है 17 और R गिवन है 2, या तो इसको किलो कैलोरी में लिखो या इसको कैलोरी में लिखो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन R लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/1000 कैलोरी हो गया ना, किलो कैलोरी। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/1000 किलो कैलोरी। तब आपके पास यूनिट सबकी सेम आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, कि डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H कैलकुलेट करना है 17 प्लस डेल्टा N कितना है, देखो 3 और 3 कितने मोल हो गए 6, 3 और 1 कितने मोल हो गए आपके पास 4, तो डेल्टा N कितना आएगा अपने पास 2 आएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2/1000 करेंगे, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, अपने को केल्विन में रखना है, केल्विन में रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास 300, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। डेल्टा H देखेंगे तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 अपॉन आपके पास क्या आ गया 10। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास आएगा 10, तो 170 प्लस 12 इक्वल्स टू 182 अपॉन 10 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 18.2। ये डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी ना। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब ये पता होना चाहिए यूनिट है वो सेम है, डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।